हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। मैं हूं सीए निकुंज गोयंका, योर टैक्स मेंटर, एंड आज अपने रिवाइज करने वाले इनकम फ्रॉम सैलरीज। यस, आप लोग का रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही मैं ये रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। एंड प्रीवियस बैचेस में तो स्टूडेंट्स ने जो जबरदस्त लव एंड अफेक्शन दिया है, सपोर्ट दिया है, और ये रैपिड रिवीजन वीडियोस की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आपका जो रैपिड रिवीजन वीडियोस है वो एग्जाम के पहले हमको बहुत काम आया। तो ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपने माइंड में, एंड दिस मोटिवेट्स मी टू रिकॉर्ड मोर एंड मोर वीडियोस फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल माय यूट्यूब फैमिली, फॉर ऑल माय रेगुलर बैच स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक बैच स्टूडेंट्स। कैसे भी अगर आप मेरे से रिलेटेड हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, नोटिफाई तभी होगा, वरना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आज हम फटाफट आपको रिवाइज करवाने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। रिवाइज करवाने वाला है, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, ठीक है। तो वीडियो को डिसलाइक मत करना अगर फास्ट होगा। फास्ट मैंने बोल दिया, मैं पहले होऊंगा, क्योंकि दिस इज अ रैपिड रिवीजन सर, इट इज नॉट अ रेगुलर क्लास। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको सैलरीज के बारे में पता होगा। तो ओनली इफ यू नो अबाउट दिस टॉपिक देन यू सी दिस वीडियो, एल्स प्लीज डोंट सी दिस वीडियो, प्लीज क्लोज दिस वीडियो। और अपने से जो भी आपके रिलेटेड फ्रेंड्स है, जो आप जानते हैं कि जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया होगा, उनको जरा फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। सर इनकम फ्रॉम सैलरीज जो हमारे एग्जाम में आएगा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इनकम फ्रॉम सैलरीज में से आता है। एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इनकम फ्रॉम सैलरी में से आपको पूछा जाएगा, सो यू बेटर बी केयरफुल। एंड इनकम फ्रॉम सैलरीज इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। आप अल्टीमेटली जब फ्यूचर में व्हेन यू विल बी गोइंग टू गो टू बिग एमएनसी कंपनी, सो दिस चैप्टर विल डेफिनेटली हेल्प you in your practical life. You should be knowing the taxability in the Income Tax Act 1961, how your income from salary is going to be taxable. फिलहाल exam point of view से if I talk, exam point of view से you will be getting a full-fledged question on income from salaries. You will be given allowances, perquisites, and then you will be asked to calculate income from salaries. Okay? तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। income from salary section number 15 is the charging section. तीन सेक्शन है, 15, 16 and 17 of the Income Tax Act 1961, जहां पे आपको income from salary पढ़ना है। सेक्शन 50 चार्जेबिलिटी बोलता है कि एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम फ्रॉम सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। याद रहेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में माना जाएगा जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी टैक्सेबल इन द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। बट इसके नीचे प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर को अपने फर्म से कोई भी पार्टनर को अपने फर्म से रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो दैट इज नॉट सैलरी, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर PGBP. Okay, so partners if getting remuneration from partnership firm, that will not be taxable in income from salary, it will be taxable in income from PGBP. ये आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन माना जाएगा। नेक्स्ट सर, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी सेक्शन 9 में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि व्हेन विल योर सैलरी इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया फॉर एनी पर्सन if the service is ultimately rendered in India, if the ultimately provision of service is in India, तो उसका corresponding salary भी income from salary में इंडिया में ही taxable हो जाएगा। ठीक है, तो सर डिपेंड करता है कि आप सर्विस कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, डिपेंड करता है कि उसका सर्विस का इनकम आपको कहाँ रिसीव हो रहा है। बेस्ड ऑन दिस टू फैक्टर्स यू विल डिसाइड वेदर योर इनकम फ्रॉम सैलरी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट इन इंडिया। ठीक है सर, मेन जो एग्जाम में आता है, मैं आपको स्ट्रेट अवे एग्जाम वाला पॉइंट में लेकर चलता हूं, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी जो गाइस सबसे ज्यादा मेन है इस पूरे चैप्टर में। यू शुड बी नोइंग द टैक्सेबिलिटी ट्रीटमेंट। इनफैक्ट एग्जेम्पशन चैप्टर इज वेरी मच कनेक्टेड विद दिस chapter income from salary, where you need to know for every income which is taxable or for every income which is included in gross total income in salary, you will also get some exemptions from that. So you should be knowing what are the exemptions, corresponding exemptions which are provided in income from salary. So basic salary is the minimum amount of consideration which is paid to you by the employer. That's the basic salary which will be given in the sum. Over and above that, you will be getting certain fixed sum of money for some specified purpose which is known as allowances की भी taxability होती है, exemption होता है, we'll understand in the due course of time. Then comes non-monetary benefit, then comes other than cash benefit which you get, right, in terms of non-monetary consideration from your employer to employee will be considered to be perquisite, जिसका taxability का rules है, जिसके कुछ exemptions है, will study in due course of time. Then comes retirement benefits. After retirement or your resignation, you are entitled to get certain benefits like gratuity, leave encashment, pension. So you are entitled to get that benefits which is taxable in your income from salary. But
but you will also get exemptions from that retirement benefits, which you should know how to calculate. And lastly comes profits in lieu of salary, which we'll study in due course of time. So chaliye sabse pehle we'll discuss allowances. Allowances we are basically going to categorize in three parts. First is fully taxable allowances, second is partly taxable partly exempt allowances, and third is fully exempt allowances. ठीक है, तो fully exempt सबसे पहले जान लेते हैं what are the fully exempt allowances, then we'll move on to partly taxable partly exempt allowances, then we'll move on to मतलब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हमेशा fully taxable में आएगा, उसमें कोई exemption deduction नहीं मिलेगा. तो सर fully exempt allowances में basically comes 10 clause number 7, that is allowances which is given to the government employee outside India who is an Indian citizen, or he's rendering service outside India and government is paying to them, then basic salary will be taxable, but allowances and perquisites will be exempted. अलाउंस भी एग्जेम्प्ट होता है और आगे जाके अपने चेक करेंगे परक्विजिट्स भी एग्जेम्प्ट होता है. सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो समचूरी अलाउंसेस अलाउ होता है, अलाउंसेस विच इज पेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस विच इज रिसीव्ड बाय अ जज, these all will come under the purview of exempt allowances. Then comes partly exempt and partly taxable allowances. Partly exempt and partly taxable allowances, तो partly exempt partly taxable में दो तरह के allowances होते हैं, एक HRA, okay, that is 1013A, and 1014 में other specified allowances. So we'll come to HRA. What is HRA sir? House rental allowance का exemption कैसे calculate करना है आपको? House rental allowance का exemption we have to calculate based on least of the following, that is rent paid, actual HRA received, number 1 actual HRA received, number 2 rent paid minus 10% of salary for the relevant period, and point number 3, 50% of the salary where a house is situated in Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, and 40% in other cases. इस पूरे चैप्टर में सैलरी का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपको वेरी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में समझाऊंगा कि 90% सैलरी का डेफिनेशन सब जगह एक ही है, विच इज बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज of turnover achieved by employee. So all these three components will give you salary, and this salary will be using for purpose of calculating exemptions. HRA में एक point याद रखना, no rent no HRA. If you are not paying any rent, you're not going to get any exemption in HRA. Also you have to calculate rent in this second wala point, rent paid minus 10% of salary. You have to calculate rent for the relevant period, means the period for which you have occupied the house. ओके, सो दिस इज हाउस रेंटल अलाउंस का एग्जाम्पशन एग्जाम में आ जाता है, प्लीज कर लीजिएगा. ओके सर, व्हाट आर द अदर अलाउंसेस व्हिच आर टैक्सेबल? अदर अलाउंसेस में डियरनेस, ओवर टाइम, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस. प्लीज रिमेंबर, मेडिकल परक्विजिट इज पार्टली एग्जेम्प्ट बट मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल. सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, एनी कैश अलाउंस, वार्डन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेप्ट हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज. मतलब जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, अभी अपने पढ़ेंगे, दैट इज एग्जेम्प्ट पार्टली, बट अदर देन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल. ओके, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. दिस इज अ रिवीजन गोइंग. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवीजन. सर कुछ इसके रिलेटेड सॉल्यूशंस भी है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो हमने यहाँ पे दिया है. प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा गाइडलाइंस बता दिया कि इस पीडीएफ को आप कैसे ऑप्ट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है. इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए स्टेप्स नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज चेक कर लेना. स्पेशल अलाउंसेस, सेक्शन 1014 में स्पेशल अलाउंसेस पार्टली एग्जेम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल है. तो अगेन दिस स्पेशल अलाउंसेस में देयर आर टू कैटेगरीज गाइस. फर्स्ट इज फिक्स्ड लिमिट एग्जेम्पशंस. फिक्स लिमिट एग्जेम्पशंस यानी सेक्शन 1014 में फिक्स लिमिट एग्जेम्पशंस मिलता है कुछ अलाउंसेस के लिए, विच आर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू रुपीज 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन एग्जेम्पशन यू विल गेट फॉर द एंटायर ईयर. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस अप टू रुपीज 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है. लेकिन अगर कंबाइंड मिलेगा तो 300 प्लस 100 400 तक का आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है, अगर हॉस्टल प्लस चिल्ड्रन दोनों आपको मिल रहा है. बट अगर 100 से कम मिल रहा है, 300 से कम मिल रहा है, तो उससे ज्यादा एग्जेम्पशन आपको पर मंथ पर चाइल्ड नहीं मिल सकता. ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी पढ़ के गए हैं सर, 3200 पर मंथ है, बट दैट इज ओनली फॉर handicapped, for only handicapped employees, not for non-handicapped employees. ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के किसी एम्प्लॉय को अगर अपने अलाउंस दे रहे हैं तो 70% ऑफ द अलाउंस विच ही हैज रिसीव्ड और मैक्स टू मैक्स 10,000 per month, whichever is lower. This allowance is basically given to transport company employees. Then underground allowance एग्जाम में आ सकता है up to 800 per month. High altitude allowance 9,000 से 50,000 फीट के अंदर काम कर रहे हैं आप तो 1,060 per month, above 50,000 तो 1,600 per month. ठीक है. काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस 3,900 per month. ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 per month. ये थोड़ा सा रेलिवेंट है तो एक बार इसको पढ़ के जाएगा. इससे रिलेटेड आपको मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ समझा दिया. नेक्स्ट पार्ट इज अलाउंसेस डिपेंडेड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच यू हैव incurred for the employee.
ठीक है, बेसिकली विच इज इंकर्ड बाय द एम्प्लॉय। यानी सर अगर कोई अलाउंस एम्प्लॉयर को दिया गया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, तो जितना एक्चुअल खर्चा एम्प्लॉय ने ऑफिशियल पर्पस के लिए किया है उतना एग्जेम्पशन उसे मिल जाएगा। तो नंबर वन कम्स ट्रैवलिंग अलाउंस, नंबर वन कम्स ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है सर? अलाउंस बेसिकली रिक्वायर्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ द ट्रैवल ऑन द टूर, ऑन द ट्रांसफर, एंड द एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस विल बी exempted, balance will be fully taxable in the hands of the employee. Same conveyance allowance is basically local transfer from office to place of duty, from place of duty to office. Daily allowances also आपको वेरिएबल पोर्शन मिलता है, जितना खर्चा आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए किया उतना एग्जाम मिल जाएगा। हेल्पर, रिसर्च एंड यूनिफॉर्म, ये सारे के सारे अलाउंसेस गाइस अपने डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे अलाउंसेस आपको मिलेगा बेस्ड ऑन, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलेगा बेस्ड ऑन योर क्या बोलते हैं actual expenditure incurred for official purpose. This is deleted White Finance Act 2020. exempt allowance जो है सेक्शन 1045 में गवर्नमेंट ने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये जो अलाउंसेस है यूपीएससी चेयरमैन मेंबर्स को मिलता था, अब ये नहीं होता, इसको डिलीट कर दिया गया है। सर मेन बात अलाउंसेस का मुद्दा का हम लोग सही लिया। अब आते हैं सर मेन परक्विजिट्स के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसके बाद पढ़ेंगे। व्हाट आर बेसिक परक्विजिट्स जो आपके एग्जाम में रेलिवेंट है वो मैं आपको पढ़वा रहा हूँ। देखिए इट्स अ रैपिड रिविजन क्लास, इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड रेगुलर बैच जो चलता है आपका एग्जाम के लिए। जो basic important things, everything related to this chapter I am going to discuss in this video, so that even one day before the exam if you just watch this video and listen to what I am saying, आपको सारा provisions recall करने में help हो जाएगा सर। ठीक है, सबसे पहले मैंने टेबल आपके लिए बनाया है category of perquisites। So again I will divide the perquisites in three categories. Number one category is fully exempt perquisites। ठीक है, number two is which are the perquisites which is taxable in the hands of specified employees, and number one is which are the perquisites which are taxable in all employees। सर ये all employees specified employees का concept is not at all relevant। ठीक है, आप एक normal perquisite पढ़ के चलो कि ये सारे perquisites है जो हमें एग्जाम में पढ़ना है। exempt perquisites सबसे पहले आते हैं। टेलीफोन अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, रिमेंबर, बट टेलीफोन फैसिलिटी इज नॉट टैक्सेबल। टेलीफोन फैसिलिटी इसका मतलब कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है, अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, यू आर क्लेमिंग रीइंबर्समेंट ऑफ द टेलीफोन एक्सपेंसेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर, देन दिस इज अ टेलीफोन फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडिंग टू यू एंड दिस इज exempt in your hands. Medical insurance premium which is paid by the employer on your behalf, it is a perquisite but this is not taxable in your hands, it is exempt. Similarly accident insurance premium is exempt but life insurance premium is taxable, याद रखिएगा। Employer contributes to staff group insurance funds, that is also exempt in the hands of the employee. Training, some kind of training or refreshing course which is provided by the employer to employee, again it is exempt. And lastly, very important, taxes which is paid by the employer on non-monetary perquisites on behalf of the employee. Okay, so this taxes which is paid by the employer, this will be fully exempted in the hands of the perquisites. नेक्स्ट आता है सर, सो दीज आर बेसिक परक्विजिट्स आपको याद रखना है जो एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉय के हाथ में। नेक्स्ट कम्स रेंट फ्री अकोमोडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो इफ यू आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू मे नॉट रिसीव, और एनी अदर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, यू मे नॉट रिसीव HRA, you will be getting what house. तो accordingly based on whatever house you are getting, you need to calculate the perquisite value of that house. And how will you calculate? How will you calculate that perquisite value of the house? Based on the provisions of the rules. You don't have to understand, you don't have to learn the rule number guys, just important is कि whatever the provision is you should know that कि क्या provision आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या होने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या होने वाला है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का लाइसेंस फी जो डिटरमाइन होता है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट कम्स अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, इफ अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, देन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया वेयर द house is provided, if the population is less than 10 lakhs then 7.5% of salary, if population is 10 to 15 lakhs then 10% of the salary, if population is above 25 lakhs then 7.5 10 15% of the salary। तो इस सैलरी का मतलब क्या है अभी समझेंगे। सैलरी का मतलब क्या वो है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय? नहीं, आरएफए में द सैलरी डेफिनेशन इज लिटिल यूनिक, विल अंडरस्टैंड। व्हाट इफ अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट? व्हाट इफ अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर? ठीक है, रेंट में लेकर आपको दिया है, तो इन दैट केस 15% ऑफ द सैलरी और द रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज
लोअर. व्हाट इफ होटल अकोमोडेशन दिया गया है तो 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर. अकॉर्डिंगली आपको अपना परक्विजिट एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है सर. तो परक्विजिट अगेन यहाँ पे कैलकुलेट होता है फॉर द पीरियड विच इज ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी. जितना पीरियड आप ऑक्यूपाई करके रखे हो घर, तो सैलरी भी उतना प्रोपोर्शनेट पीरियड के लिए यू हैव टू कैलकुलेट. यू इफ यू आर ऑक्यूपाइंग द हाउस फॉर द एंटायर ईयर and for the entire year house is provided to you, then the entire year salary will be calculated based on that 15% or 10% or 7.5%. Accordingly, proportionately salary amount will be reduced if the occupied period is less. Very very important. salary का मतलब क्या है सब में, इस केस में basic plus DA plus commission प्लस ऑल बोनस विच इज पेड टू यू. बोनस भी आ जाता है जो नॉर्मल केस में नहीं आता है, सारे कमीशन आते हैं जो नॉर्मल केस में नहीं आते, डीए भी आता है. सारे के सारे टैक्सेबल अलाउंसेस विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी. दिस इज समथिंग न्यू विच वी हैव नॉट स्टडीड इन द अर्लियर पार्ट. यहां पे अपने नया पढ़ रहे हैं आरएफए में. taxable salary, I mean taxable allowances will be included. Any other monetary payment will be included in the definition of salary, excluding perquisites and employer contribution to the provident fund. ठीक है ना सर, याद रखेंगे. Okay, if in case of RFA they can also give you along with the house, the employer is giving you a furnished accommodation. Now depending upon that, अगर आपको कोई extra assets, furniture and all provide किया जाता है, तो in that case if it is owned by the employer, then 10% per annum of the actual cost of the furniture or the other assets. But if it is not owned by the employer, he has taken on hire and given to you, then whatever hire charges he has paid will be added to your perquisite value. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द इंटायर कंप्यूटेशन. मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि क्या क्या कंप्यूटेशन आपको करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस. इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन 7.5, 10, 15. इफ इट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर देन एक्चुअल रेंट चार्जेस और 15% विच एवर इज लोअर. इफ इट इज होटल अकोमोडेशन देन 24% सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर. ठीक है. उसके ऊपर आप ऐड करोगे फर्नीचर का कॉस्ट 10% पर एनम और हायर चार्जेस डिपेंडिंग ऑन द केस में भी. ठीक है सर. इसका एक सम यहाँ पर हम लोग के इलस्ट्रेशन में कर लिया, आप कर लीजिएगा. नेक्स्ट परक्विजिट आता है इंटरेस्ट फ्री लोन और अ लोन एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज बेसिकली इफ योर एम्प्लॉयर इज गिविंग यू सम लोन free of without any interest or charging you lower interest, then the difference of interest which you have saved, and how will you calculate that? SBI rate of interest as on 1st April of the previous year of the corresponding loan which has been provided to you, and of the actual rate which is charged by the employer from you, then which actual rate charged by the employer, the difference will be the concession which you are getting because of that loan which you have been which has been received from the employer. In that case आपको जो interest charge करना है, जो interest calculate करना है, वो monthly outstanding balance पे करना है. repeat, monthly outstanding balance, यानी हर month के end में जो balance आ रहा है उस पे आपको interest calculate करना है. the differential interest between SBI rate and the rate which has been charged to you, that will be the rate, and monthly outstanding balance will be computing the interest perquisite. इसमें याद रखना है सर, 2 cases में interest free loan का exemption मिलता है. कौन सा? if the original loan, I repeat, original loan amount should not exceed 20,000, and if loan is taken for medical treatment of a specified disease for your relatives, then you don't have to make it taxable. बस याद रखिएगा, if any such disease and if any medical claim is received, अगर medical claim आपको मिला है, mediclaim receive हो गया है, then जिस दिन से mediclaim आपको receive हुआ है उस दिन से interest meter start हो जाएगा. In short, loan up to mediclaim amount will be taxable, only the interest part जिस दिन से मिला है, if you have not returned the loan back. I hope you understood कि सर अगर specified disease के लिए लोन का ट्रीटमेंट लोन आपने लिया है तो फिर इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा. लेकिन if you have got the mediclaim from the date of receiving mediclaim, if you have not returned that much money back to the employer, then your interest part will be taxable. सर ऐसा बहुत सारा आपने ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. You please see this solution and the illustration. Medical facilities. Next time, medical facilities. Medical facilities, depending upon there are 4 cases. If the medical treatment is done in the employer's own hospital, ठीक है, then everything is exempt. If it is done in the government hospital, then everything is exempt. If it is done in a specified hospital approved by income tax department, everything is exempt. Other cases fully taxable. यानी medical allowances is fully taxable, but medical perquisite in these 3 cases, government hospital, employer hospital, specified hospital, fully exempt. Other cases fully taxable.
अदर केसेस फुली टैक्सेबल। दिस मेडिकल ट्रीटमेंट इफ इट इज डन आउटसाइड इंडिया, अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर होता तो क्या करते सर? देन यू हैव टू आइडेंटिफाई 3 एक्सपेंसेस: मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टेइंग एक्सपेंसेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल एक्सपेंसेस एंड स्टे एक्सपेंसेस. Medical expenses and staying expenses will be exempted to the limit permitted by Reserve Bank of India, because as per Foreign Exchange Management Act, when you are going outside India, you will carry some dollars with you to incur for medical expenses or staying expenses abroad. Maximum one attendant can accompany you, not more than one attendant can accompany you for claiming exemption. ठीक है, exemption खाली one attendant का मिलेगा along with the patient. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एग्जेम्पशन मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय. इफ ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स 2 lakh, then fully taxable what traveling perquisite. But if gross total income is less than 2 lakhs, then nothing will be taxable. यानी GTI is what? GTI means gross total income, sum of all 5 heads before claiming deductions under chapter 6 है, याद रखिएगा. ठीक है, ओके सर. नेक्स्ट है सर, ये आप एग्जांपल देख लेना. लीव ट्रैवल कंसेशन 10(5). लीव ट्रैवल कंसेशन बेसिकली बात करता है कि a block of 4 calendar years, any 2 journey performed by you and your family or your dependent relatives will be exempt. Okay, will be exempt. So any 2 journeys in the block of 4 years will be exempt. अगर एयर के थ्रू करते हो तो मैक्सिमम इकोनॉमी क्लास का टिकट, अगर रेल सर्विस के थ्रू करते हो तो मैक्सिमम फर्स्ट क्लास एसी और एसी कोच का टिकट. जहां रेल सर्विस अवेलेबल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, देन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर फॉर द इक्विवेलेंट रेल फेयर. और अगर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता है तो अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द फर्स्ट क्लास और द डिलक्स क्लास फेयर. सर एक बार ये रीड कर लेना, ठीक है, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. Exemption is not available to more than 2 surviving children of an individual after 1st October 1998. बेसिकली बोलना चाह रहा है मल्टीपल बर्थ्स आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड. मल्टीपल बर्थ्स आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, जो ट्विंस होते हैं फर्स्ट चाइल्ड के बाद उनको एक ही मानते हैं. तो फॉर द पर्पस ऑफ 10(5) अगर 3 चिल्ड्रन है, पहला फर्स्ट चाइल्ड के बाद 2 ट्विंस हुए तो 3 चिल्ड्रन हो गए, तो तीनों का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. बट नॉर्मली 2 चिल्ड्रन का ही एग्जेम्पशन मिलता है अगर वो बॉर्न हुआ है 1st October 1998 के बाद. But yes, this rule will not be applicable if multiple births after first child है. फर्स्ट चाइल्ड के बाद ट्विंस हुए हैं, 2 चाइल्ड हुआ है, तो 3 तो है ना, ये तीनों को गवर्नमेंट बोलता है 2 ही मानो, ये तीनों को 2 ही मानो. तो 2 ही के लिए आपको एग्जेम्पशन, तीनों के लिए आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ये तीनों को 2 ही माना जाएगा. ऑल्दो मल्टीपल बर्थ्स आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड है, बट तीनों को गाइस 2 ही माना जाएगा, याद रखेंगे सर, ठीक है ना. नेक्स्ट है गिफ्ट वाउचर और टोकन. कैश गिफ्ट अगर मिल रहा है, तो याद रखेंगे फुल्ली टैक्सेबल. लेकिन काइंड में गिफ्ट मिल रहा है तो अप टू 5,000 एग्जेम्प्ट होता है. इस पे भी 2 टैक्स ट्रीटमेंट प्रपोज्ड है बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज ऑफ द सर्कुलर. एक्सेस 5,000 के ऊपर एक्सेस टैक्सेबल करना है कि 5,000 के ऊपर पूरा टैक्सेबल करना है, डिपेंड्स अपॉन यू. जो भी करेंगे नोट लिख के आ जाइएगा, बिकॉज दोनों इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करता है. कैश गिफ्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज फुली टैक्सेबल, बट इन काइंड अप टू 5,000 इज एग्जेम्प्ट. excess of 5,000 में भी excess of 5,000 will be taxable, but yes, if you want excess of 5,000 में full amount भी आप टैक्सेबल कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स, आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा, एजम्पशन लिखना पड़ेगा. बोथ द केसेस इज करेक्ट. सर व्हाट इफ यू हैव बीन गिवन एसेट्स फॉर यूज. अगर आपको एसेट्स यूज करने के लिए दिया जा रहा है तो डिपेंड अपॉन व्हाट इज द नेचर ऑफ द एसेट. इफ इट इज अ लैपटॉप एंड अ कंप्यूटर, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नील. अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो 0 ही होगा, अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो 0 होगा. 0 आपको परक्विजिट कैलकुलेट करना है, चाहे आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, आप कोई भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स के लिए आपका जो परक्विजिट वैल्यू दैट इज 0. अदर एसेट्स के लिए क्या है, 10% पर एनम ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, और द हायर चार्जेस इफ इट इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर. नेक्स्ट सर, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स. ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, जब आपका एसेट्स ट्रांसफर किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल प्राइस, देन एम्प्लॉय के हाथ में इट्स अ टैक्सेबल परक्विजिट. हाउ? द डिफरेंस इन द वैल्यू व्हिच हैज बीन चार्ज्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दैट इज द सेल प्राइस इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर, एंड व्हाट इज द WDV इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय. इसका जो डिफरेंस होगा, यू हैव टू कैलकुलेट दैट डिफरेंस, एंड दैट इज बेसिकली द टैक्सेबल परक्विजिट. एग्जांपल, 1 लाख रुपए का एसेट एम्प्लॉयर ने खरीदा था, जो 2 साल बाद एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 20,000 में बेच दिया. तो 1 लाख का जो एसेट था, 1 साल पहले खरीदा, उसको आप डेप्रिशिएट करोगे. नाउ डेप्रिसिएशन का रूल विल नॉट बी फॉलोड एज पर PGBP. डेप्रिसिएशन का रूल विल बी फॉलोड एज पर इनकम फ्रॉम
सैलरी का चैप्टर, ठीक है। तो 3 तरह के एसेट्स है, कंप्यूटर्स, मोटर कार, अदर एसेट्स। कंप्यूटर के लिए 50% WDV मेथड फॉलो करना है, मोटर कार के लिए 20% WDV एंड अदर एसेट्स के लिए 10% SLM फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब नो राउंडिंग ऑफ, 2 ईयर्स 3 मंथ्स 2 ईयर्स का ही आप डेप्रिसिएशन लेंगे, 3 ईयर्स 4 मंथ्स 3 ईयर्स का ही आप डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। तो जब तक मंथ्स कंप्लीट नहीं हो, ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक डेप्रिसिएशन फुल नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो सर एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर माइनस डेप्रिसिएशन विच हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसको माइनस करके नेट WDV निकाल लेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे सेल प्राइस से, जो डिफरेंस आएगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू आ जाएगा। सर इसका अगर कोई इलस्ट्रेशन मिल जाता, सब कुछ दिया हुआ है विद सोल्यूशन, प्लीज इसको ट्राई कर लेना घर पर। नेक्स्ट होता है यूज ऑफ मोटर कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ मोटर कार इज समथिंग विच कम्स फ्रीक्वेंटली इन योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू दिस वेरी केयरफुली। सर अगर एम्प्लॉयर का गाड़ी है और एम्प्लॉयर ही मेंटेन करके रखा है, गाड़ी छोटा है, 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी लीटर से ज्यादा नहीं है, तो इन दैट केस 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ अगर 1.6 से ज्यादा है। अगर एम्प्लॉयर का गाड़ी है बट एम्प्लॉय मेंटेन करके रखा है, इन दैट केस 600 पर मंथ एंड 900 पर मंथ। याद होगा 600 इज अप टू 1.6 एंड 900 अबव बिग कार के लिए 1.6, जो आपको एग्जाम में दे देगा। बट सर उल्टा हो गया, एम्प्लॉइज कार बट एक्सपेंसेस इज मेड बाय द एम्प्लॉयर, देन वॉट एवर एक्सपेंस इज मेड बाय द एम्प्लॉयर, टोटल एक्सपेंस विच इज मेड बाय द एम्प्लॉयर माइनस द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड है तो यू विल रिड्यूस द डिफरेंस, यू विल रिड्यूस दैट फ्रॉम द टोटल एक्सपेंस एंड यू विल गेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। बट इफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, देन आपको माइनस करना पड़ेगा वही 1800 वाला और 2400 वाला इन केस ऑफ बिग कार। इस पूरे सिचुएशन में प्लस 900 पर मंथ करना है अगर ड्राइवर के साथ आपको गाड़ी दिया गया है। इफ सेल्फ ड्रिवन कार है देन डोंट ऐड प्लस 900, बट इफ इट इज नॉट अ सेल्फ ड्रिवन कार यू हैव टू ऐड 900 पर मंथ। सर ये सारा सिचुएशन इज अ फिक्स्ड वैल्यू परक्विजिट, यू कैन नॉट चेंज। मतलब सर हो सकता है कि एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय एंड चार्जिंग सम hefty amount for this, so this will not be reduced from the value of the perquisite. Normally पूरे perquisite में जो भी repayback किया गया है, जो भी return किया गया, that is reduced from the value of the perquisite in the hands of the employee. But in this case only fixed value perquisite is considered. fixed value perquisite छोड़ के और आपको calculate कुछ नहीं करना है, ठीक है ना सर। ये कब होता है, जब of car is used partly for official and partly for business purpose. Now trust me guys, now understand, if it is fully personal purpose, then depending on the car situation, car is owned by the employer, maintained by the employer, 10% of the original cost plus maintenance cost. Car is owned by the employer plus maintained by the employee, then no maintenance charge by employer, then 10% of the original cost. But if car is owned by employee and maintenance charge is owned by done by the employer, then जो भी employer दे रहा है basically maintenance cost. Okay, partly personal partly official हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है सर, याद रहेगा। ओके, इलस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा, इलस्ट्रेशन मैंने कॉपी में बुक में दे दिया है। अदर परक्विजिट्स, अब अदर परक्विजिट्स मैंने एक साथ आपको करवा दिया। एजुकेशन फैसिलिटी, देखिए एजुकेशन अलाउंस इज डिफरेंट, एजुकेशन फैसिलिटी इज डिफरेंट। इफ एजुकेशन इज फैसिलिटी इज गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, नाउ देन यू हैव टू सी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन। इफ इट एक्सीड्स 1000 पर मंथ, देन इंटायर वैल्यू विल बी टैक्सेबल, इंटायर डिफरेंस नहीं। बट इफ द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन द सिमिलर इंस्टीट्यूशन डज नॉट एक्सीड 1000 per month, then nothing will be taxable. Telephone bills, mobile phone bills, it is not taxable. Allowances is taxable. Free domestic servant, how much which is paid by the employer on the behalf of the employee will be taxable. Credit card expenses, which is actually not incurred for official purpose, it is fully taxable. If it is incurred for official purpose, not taxable. Free tickets, concessional tickets, जो भी market value rate है वो आपको taxable करना है। Personal accident insurance policy, not a taxable perquisite, it's exempt. Club expenditure, total expenditure which is incurred for the club facility minus जितना official purpose के लिए किया है वो exempt हो जाएगा, balance will be taxable. Gas, electric, energy, water supply, actual cost incurred by the employer to give this facility to the employee, which will be reduced by the amount of reimbursement given by the employer, will be net taxable. मैंने बोला rapid revision है, अगर आप करके रखे तो ये आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। Free food and non-alcoholic beverages, very important. Tea snacks exempt होता है। Meals up to ₹50, I repeat, up to ₹50 per meal exempt होता है। Cost in excess of ₹50 per meal will be taxable, ठीक है। Obviously the amount which is reimbursed by the employee to the employer will be obviously taken into effect. The net value should not exceed 40, should not exceed 50. If it exceeds 50, then it is taxable, obviously excess amount, not full amount. Sir, non-alcoholic beverages which is provided in remote area, it is not a perquisite if it is provided in working hours. ये एक excess है। Employee stock option plan, sir, what if employees are given ESOPs from the company, so that will be taxable in the hands of the
employee. I repeat, that will be taxable in the hands of the employee. How? The fair market value of the shares of the option exercised, of ESOP option exercised on the date of the exercise of the option minus the allotment price into number of shares is the ultimate taxable perquisite in the hands of the employee. Now how will you calculate this fair market value? इसका अलग अलग पैरामीटर्स है. अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो जो भी स्टॉक मार्केट में आपका लिस्टेड है वो शेयर, उसकी एवरेज प्राइस आपको लेनी पड़ेगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एवरेज. ठीक है. अगर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो जो स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग करा उस दिन आपको उसका स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस लेना पड़ेगा. सपोज उस दिन वो लिस्टेड ही नहीं है, कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ, तो यू हैव टू टेक द क्लोजेस्ट दैट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग. ठीक है सर. दिस इज ऑल अबाउट परक्विजिट्स. नाउ लेट्स जंप टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीधा सीधा एग्जाम्पशन है हर चीज का. सबसे पहले बात करते हैं ग्रेचुटी का. इफ ग्रेचुटी कम्स इन द सम, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इफ इट इज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, fully exempt. If it is not received by government employee, then depends on the two cases. If it is covered under payment of gratuity act or if it is not covered under payment of gratuity act. 10 clause 10 में इसका exemption मैंने आपको बोला है. 10 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. If it is covered under payment of gratuity act, then least of the following will be exempt. Amount actually received, number 1. Number 2, 15 by 26, very important, 26 into last drawn salary per month at the time of retirement into number of completed year of service. ठीक है. इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर सर्विस और पार्ट देयरऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स. मतलब 2 years 7 months is 3 years, 2 years 8 months is 3 years, 2 years 2 months is 2 years. Excess of 6 months will be 1 year and maximum limit is 20 lakhs overall of for a lifetime. अगर आपको 2-4 बार ग्रेचुटी ऑलरेडी मिल गया है तो वो एग्जेम्पशन आपको 20 लाख में से कम करना पड़ेगा. ठीक है ना. 20 लाख से इज द ओवरऑल लिमिट लाइफ टाइम विच विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विच इज ग्रांटेड अर्लियर. नेक्स्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. अगर आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड. नेक्स्ट, 15 by 30 यानी हाफ इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. नो राउंडिंग ऑफ, नो राउंडिंग ऑफ इफ इट इज नॉट कवर्ड अंडर पोगा. एंड थर्ड, मैक्सिमम लिमिट इज 20 lakhs. ठीक है. तो सेकंड वाले लिम में खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. एवरेज सैलरी निकालना है इफ इट इज नॉट कवर्ड, एंड इफ इट इज कवर्ड में तो सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ आपको निकालना है. सैलरी का मतलब केवल बेसिक का सैलरी का मतलब इन केस ऑफ ग्रेचुटी विच इज कवर्ड अंडर पोगा में खाली एक होगा बेसिक सैलरी प्लस फुल डीए. अगर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट देन सैलरी में क्या हो जाएगा? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंट ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय. मतलब सर सैलरी का डेफिनेशन अगर मैं आपको समराइज करा दूं एक लाइन में, ओनली इन केस ऑफ ग्रेचुटी कवर्ड केस इट इज बेसिक प्लस फुल डीए. 90% केसेस में बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंट टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय. एंड ओनली आरएफए के केस में बेसिक प्लस डीए प्लस फुल कमीशन प्लस फुल बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस. यानी एग्जेम्पशन देने के बाद, मतलब सर अगर आरएफए का एग्जाम में सम आए तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट एट द एंड. फर्स्ट कैलकुलेट ऑल द अलाउंसेस, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट आरएफए. ठीक है ना सर. ओके. तो ये हुआ हमारा अभी तक आरएफए का पूरा पॉइंट हम लोग ने पढ़ लिया. चलिए सर नेक्स्ट आते हैं. आई होप यू आर एंजॉइंग. नेक्स्ट, पेंशन 1010 है. पेंशन इज बेसिकली अगेन इफ इट इज अनकम्यूटेड और कम्यूटेड. अनकम्यूटेड मीन्स मंथली फॉर ऑल एम्प्लॉयज इट इज टैक्सेबल, बट व्हेन इट कम्स टू कम्यूटेड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट. अदर्स के केस में इफ यू आर रिसीविंग ग्रेचुटी, देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कम्यूटेड ले रहा है, लमसम ले रहा है तो इट इज एग्जेम्प्ट. नहीं ले रहा है, अगर मंथली ले रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल. बट कम्यूटेड के केस में, अदर केस में, इफ यू आर रिसीविंग ग्रेचुटी देन यू विल क्लेम 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू एग्जेम्प्ट. बट इफ यू आर नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी, हाफ ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू विल बी एग्जेम्प्ट. कम्यूटेड वैल्यू बोला, पेंशन अमाउंट रिसीव नहीं बोला. सर हाउ विल यू कैलकुलेट कम्यूटेड वैल्यू? यूनिटरी मेथड. सपोज 2/3 ऑफ द पेंशन इज कम्यूटेड एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, you will have to calculate the if the entire value would have been commuted, what would be the commuted value. तो उसका आपको 1/3 या हाफ करना पड़ता है, and that has to be reduced from the actual pension amount which you are receiving to calculate the taxable pension. ठीक है. सो पेंशन कंप्लीट हुआ सर. अच्छा, फैमिली पेंशन एक चीज याद रखेंगे, ऑल्दो अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको डील करेंगे कि फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है और उसके ऊपर आपको 57 में रिडक्शन मिलता है, लोअर ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर. और याद रखिएगा अगर न्यू रेट ऑफ टैक्स में जाते हो तो आपको ये भी नहीं मिलता है. 57 के अंदर में जो फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है वो भी आपको नहीं मिलता है. फैमिली पेंशन इज रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, इट इज एग्जेम्प्ट. Pension received from UNO by the employee or his family members, that is also fully
exempt. Next आता है leave salary which is 1010 AA. Leave salary के केस में it's very simple. If you are receiving leave salary during the employment, it is fully taxable. If you are receiving on retirement but it is received by government employee, it is fully exempt. But not in case of government employee, then in case of least of the following. कितना leave salary आपको actually मिल रहा है? दूसरा last 10 months का total salary, last 10 months का total salary. Thirdly, leave encashment based on maximum 30 days for every 1 year of completed year of service, no rounding off. And last 3 lakhs is the limit. Leave encashment for maximum 30 days for every completed year का मतलब क्या सर? If organization is allowing leave to a particular employee more than 30 days per year, then maximum exemption will not exceed based on maximum 30 days. मतलब 30 days से ज़्यादा का exemption नहीं दिया जा सकता. Obviously, this leave encashment means leave which you are unutilized. जो leave आपके credit में पड़ा है, जो utilize कर चुके हैं उसका थोड़ी ना exemption मिलेगा. जो unutilized leave है वही आपको actually leave salary के फॉर्म में मिलता है, जो आपको exemption income tax law में भी देता है. ठीक है सर. Then comes retrenchment compensation. retrenchment compensation. So what is retrenchment compensation? इसका exemption 1010B में मिल जाता है. Actual amount received, maximum limit is 5 lakhs. Again 15 days pay into number of completed into length of service that is more than half year shall be treated as 1 year. एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, not very important. Next, voluntary retirement compensation, VRS. Once in a lifetime it is exempted. You cannot get exemption more than once. And if you are getting once in a lifetime, तो amount actually received is the first amount, least of the following received. Next, 3 month सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. हर एक साल सर्विस खत्म हो 3 महीना का सैलरी ऐड करते रहिए. एंड थर्ड लिम सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट फॉर द रिटायरमेंट. एंड मैक्सिमम लिमिट 5 लाख. सर ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा. इफ यू लर्न, इफ यू प्रैक्टिस, डेफिनेटली इट इज वेरी इजी, एल्स इट इज नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू. अच्छा, इसके ऊपर एक सेक्शन पढ़ाया गया था आपको, सेक्शन 89, रिलीफ ऑफ सैलरी. रिलीफ आपको तब मिलता है इफ यू डू नॉट क्लेम दिस एग्जेम्पशन. इफ यू क्लेम दिस एग्जेम्पशन देन रिलीफ विल नॉट बी available. ठीक है, both cannot be taken. Next आता है सर provident fund, very important for examination. There are 4 types of provident fund. Statutory provident fund which is for government, recognized provident fund recognized by income tax department, unrecognized provident fund is a private not recognized, and lastly PPF, public provident fund. ठीक है, तो इसका पूरा tax treatment होता है. It's a fund where employer contributes, employee contributes, both of them contributes. Obviously if employer is contributing, that is part of my salary. If I am contributing, that is as good as an investment. On both of them I am getting return which is part of my income, and then finally I am withdrawing it, which is nothing but a profit in lieu of salary, which will be discussed in due course of time. First of all, you need to understand what is the tax implications of this. If I am talking about statutory provident fund, everything is exempt. EEE, employer contribution exempt, interest on that exempt, finally which I am withdrawing, that is also exempt. Obviously which I am contributing, that cannot be an income, but that is deductible under section 80C. Since it's a rapid revision, you have to connect with 80C का chapter 6 से जो आपको 80C में पढ़ाया गया था. Recognized provident fund, again your contribution is not an income but you are eligible for deduction. Employer contribution is exempted but only up to a limit of 12% of salary. Okay, interest up to 9.5% is exempted, and withdrawal is exempted subject to conditions. If you have continuous sub for more than 5 years, if your business is not, if your business is contracted, if you have been retrenched, or if employer has discontinued the business, then in some specified cases withdrawal will not be taxable, it will be exempt. but अगर आप 2 साल बाद ही मान लीजिए विड्रॉ कर लिए, then it is fully taxable. और आपको इसके ऊपर पढ़ाया गया था सेक्शन 192 कैपिटल ए में प्री मैच्योर विड्रॉल पे टीडीएस भी कटता है. Unrecognized provident fund, it is not an income but deduction भी ATC में नहीं मिलता. Contribution is fully exempt, interest is fully exempt, but when you are withdrawing, everything is taxable. And how will it be taxable? Employer contribution you are withdrawing from your unrecognized provident fund, it is taxable in your salary. उस employer contribution पे जो interest आपको मिल रहा है, that is also taxable under salary. Employee contribution पे जो आपको interest मिला, that is taxable under income from other sources. Very important, because that's employee contribution, it is nowhere related to employer, so it is taxable under income from other sources. PPF, when you are contributing, it is exempt. Interest exempt, withdrawing exempt, everything is exempt. PPF में there is no concept of employer contribution, याद रखिएगा. Okay sir. सुपर एनिशन फंड वाला पॉइंट हैज बीन डिलीटेड सर, ये वाला पॉइंट अभी डिलीटेड, ये अब नहीं है. इसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोविजन आ गया, फाइनेंस एक्ट 20 का एक अमेंडमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ. डिडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 तरह के डिडक्शन है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन. यू विल नॉट बी गिवन इन क्वेश्चन की प्रोवाइड स्टैंडर्ड डिडक्शन. मैक्सिमम 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन यू कैन गेट, और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर.
Entertainment allowance is given only, this deduction is only given to the government employee, which is first you have to add it in your salary, gross salary, then you'll deduct in from your gross salary, which is what entertainment allowance which you have received. 5,000 rupees is maximum and 20% of the basic salary. याद रखिएगा डीए पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, यानी बेसिक सैलरी का 20% यू विल कैलकुलेट एंड वो आपको 16 में डिडक्शन दे देना एंटरटेनमेंट allowance. नेक्स्ट कम प्रोफेशनल टैक्स. प्रोफेशन पे जो आप टैक्स दे रहे हैं, पेमेंट बेसिस पे यू विल बी गेटिंग डिडक्शन. पेमेंट बेसिस पे यू विल बी गेटिंग डिडक्शन. इफ योर प्रोफेशनल टैक्स इज borne by the employer, then that is your perquisite, then you will get deduction. मतलब फर्स्ट आपको इनकम में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो एम्प्लॉयर ने बेयर किया है. लेकिन इफ यू हैव पेड एज एन एम्प्लॉय देन नो एडिशन, ओनली डिडक्शन. यानी डिडक्शन तो मिलेगा ही, ऐड करना है कि नहीं करना है डिपेंड्स वेदर दैट लायबिलिटी हैज बीन बोर्न, वेदर दैट पेमेंट हैज बीन डन बाय एम्प्लॉय और नॉट. तो फर्स्ट इट विल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम इफ पेड बाय द एम्प्लॉयर एंड देन डिडक्शन विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. दिस डिडक्शन इज डेफिनेटली अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. पेमेंट नहीं करोगे तो एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा. सैलरी का पूरा डिफरेंट पर्पस सर, ये एग्जैक्टली जो मैट है ना आपके लिए सेल्फ, आपके लिए रामबाण है. ठीक है, आपके लिए रामबाण है. अगर आप इसको ठीक से करोगे एवरीथिंग इज वेरी इजी. मैंने अपना डिस्कशन भी कर दिया, मैंने मैक्स टू मैक्स मतलब हर एक प्रोविजन को मैंने टच किया. ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाए, डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल. प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर 17.3. प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी के कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस है. ठीक है, सपोज यू आर विदड्रॉइंग फ्रॉम प्रोविडेंट फंड. ओके, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से आप विदड्रॉ कर रहे हो, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट. वो आईएफओएस में जाता है. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल ही नहीं होता, बट इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है वो आईएफओएस में जाता है. बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट अगर आप विदड्रॉ कर रहे हो, इट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए लेती है, अगर वो प्रीमियम कंपनी दे रही है बट उसका मैच्योरिटी के वैल्यू एम्प्लॉय को जा रहा है तो एम्प्लॉय के लिए प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है. प्री ज्वाइनिंग बोनस, नॉन कॉम्पीट फीस विच इज अराइजिंग आउट ऑफ द agreement which is related to the contract, then everything will come under profit in lieu of salary. ठीक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स रेलिवेंट नहीं है बट फिर भी मैंने दे दिया. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. इस बार जो अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 20 ने, गवर्नमेंट ने क्या किया ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का लिमिट को कंबाइन कर दिया 7,50,000. व्हाट आर द डिफरेंट लिमिट्स? एक तो आपको पढ़ा के गया कि अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे तो मैक्सिमम 12% ऑफ सैलरी विल बी एग्जेम्प्ट. सुपर एनुएशन फंड का एग्जेम्पशन ऑलरेडी था जिसको डिलीट कर दिया गया. सुपर एनुएशन फंड तक अप्रूव सुपर एनुएशन फंड कंट्रीब्यूटिंग अप टू 1,50,000 एग्जेम्प्ट. एनपीएस अगर आपको याद होगा 80 में रेफर्ड है, 80 में रेफर्ड है. इफ एनपीएस में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको डिडक्शन मिल जाता था. याद है आपको 14% ऑफ द सैलरी इफ इट इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10% ऑफ सैलरी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंबाइंड लिमिट कर दिया कि इफ एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स व्हाट फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन स्कीम्स एंड सुपरएनुएशन फंड, more than 7,50,000. कितना? more than 7,50,000, then the excess amount will be taxable. मतलब 7,50,000 is basically an overall limit. पहले क्या होता था, लोग इस तरीके से अपना प्लानिंग करते थे कि एनपीएस में भी डलवा दिए, प्रोविडेंट फंड में डलवा दिए, सुपर में भी डलवा दिए, और इंडिविजुअल लिमिट 7,50,000 से ज्यादा हो जाता था टोटल में देखा जाए तो. बट नाउ टोटलिटी अबव 7,50,000 इट विल बी ट्रीटेड एज योर सैलरी. तो दिस वाज ऑल अबाउट गाइज इनकम फ्रॉम सैलरी. देखिए एज आई टोल्ड यू इट्स अ रैपिड रिवीजन, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि मैं फटाफट रिवाइज करवाने वाला हूं. एंड उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जो सैलरी बार पढ़ चुके, अच्छे से पढ़ चुके, उनको डेफिनेटली सारे प्रोविजंस रिकॉल हो जाएंगे. एट द एंड ऑफ द डे आई वुड जस्ट लाइक टू टेल माई व्यूज ऑन दिस चैप्टर. एग्जाम के लिए यू जस्ट नीड टू रिमेंबर सैलरी में परक्विजिट्स, अलाउंसेज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स. इससे 3 से बाहर कभी एग्जाम में नहीं आता. और प्रोविडेंट फंड ऑफ कोर्स. ठीक है, theoretical topics not expected from this chapter, but yes, straightforward question aa jata hai exams mein, and it is more of a learning chapter, less of understanding. You have to learn the provisions, you have to apply that provisions correctly in the question, and you have to get the answer. You cannot escape from this chapter because finals में guys ये टॉपिक नहीं है. जो भी टॉपिक है इंटर में ही आता है, तो प्लीज डू इट वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, बहुत अच्छे से इसको करके जाइएगा. विश यू ऑल दी बेस्ट. कंटिन्यू टू सी दिस रैपिड रिवीजन सीरीज. और भी आने वाले क्लासेस में, आने वाले डेज में मैं आपके लिए और चैप्टर रिकॉर्ड करते रहूंगा. एज यू ऑल नो कि रेगुलर क्लासेस फुल फ्लेजेड चालू है. इंटर, फाइनल, माई गॉड, एवरीथिंग इज फुल पैक्ड अप गाइज. तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. जैसे मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता है ना, मैं फटाक से रिकॉर्ड करके आपके लिए पोस्ट कर देता हूँ. दिस इज ऑल माई सपोर्ट फ्रॉम माई साइड टू यू, बट I may make sure that before your exam starts, all the videos we will see of DT in my
our YouTube channel, and for IDT also you can see all the videos is already listed. Please go and see it very nicely. उसका पूरा रिविजन नोट्स भी हम लोग ने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में डाल दिया, प्लीज जाकर देख लीजिए. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू वेरी सून इन द कमिंग क्लासेस. सी यू ऑल द बेस्ट. ठीक है, ध्यान से अपना रिविजन करो, प्रॉपर रिविजन करो. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड डू लेट मी नो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताकर. बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.